स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नया पीडीएफ जारी हो चुका है। आप सभी ने देख लिया होगा नया पीडीएफ। हमने उसको हिंदी और इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दिया था आपने। एंड यहाँ पे वीडियो भी आपके लिए हम हिंदी और इंग्लिश में पार्ट वाइज लेकर आना स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय सभी ट्रेड के लिए जो नया पीडीएफ आया निमिका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 505 क्वेश्चन का, उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पहला ही मॉड्यूल है आपका इंग्लिश लिटरेसी, उसी से सारे क्वेश्चंस होंगे। चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको ये सिर्फ एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस लगते होंगे, लेकिन सच ये है कि 25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करना, देन उसको सेटअप करना, फिर उसके साथ बनाना वीडियोस। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये जो मेहनत है ये एटलीस्ट उन लोगों तक भी इसका बेनिफिट पहुंच सके जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वीडियोज़। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। उससे पहले एक बार जस्ट सिलेबस को फिर से ओवरव्यू कर लेंगे, कौन से मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन नए वाले पीडीएफ में हैं। इंग्लिश लिटरेसी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे सारे हम पहले सेटअप कर लेते हैं, जिसके साथ आपको बताएं तो यहाँ जितने रेड मार्क हैं ये आपके नए मॉड्यूल ऐड हुए हैं, बाकी तो ये पुराने मॉड्यूल हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं 81। तो ये टोटल हम लोग अप्रॉक्स 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे इंग्लिश लिटरेसी। 3 ही पार्ट में आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, 3 पार्ट में इसको भी कर देंगे, 3 में इसको भी कंप्लीट कर देंगे, 2 पार्ट में ये, दो क्या इसको 1 में ही कंप्लीट कर देंगे, ये भी 2 पार्ट में, एक पार्ट, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे टोटल आपका जो है 15 पार्ट में लगभग हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे, जितनी ये 405 क्वेश्चन है आपके वो सभी। अब इसमें जो इंग्लिश लिटरेसी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेसी के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। हिंदी में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम आपके लिए हिंदी साथ में प्रिपेयर करते हैं एंड समझाते भी हैं, जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी को मिला के समझना आसान हो एंड आप वहाँ पे रिलेट कर पाएँ क्वेश्चन को। बाकी जो है ये आपके लोकल लैंग्वेज जो आपका हिंदी, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश हो गया, गुजराती इंग्लिश हो गया, मराठी इंग्लिश हो गया, बाकी जो क्वेश्चन हैं आपको दोनों लैंग्वेज में वहाँ पर मिलने वाले हैं सिस्टम पे। तो आइए, ये चीज़ें आपने देख भी ली होगी। क्वेश्चंस जो पीडीएफ हैं इतने हैं एक एक मॉड्यूल में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग पार्ट 1 में किए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने पार्ट 1 का लिंक दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्हिच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे सेंटेंस है, क्या है, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। तो यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। देखिए, इज आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आया है, इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला या इंटरोगेटिव सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा पंक्चुएशन में। 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है, ठीक है। इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, मतलब यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। वीडियोज कैसी लगती हैं एंड अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगे कि करना चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, उस तरीके से हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पार्ट्स आने बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है विराम चिन्ह के साथ। यहाँ देखिए लिखा ना, विद द करेक्ट पंक्चुएशन, मतलब करेक्ट पंक्चुएशन मार्क के साथ कौन सा वाक्य सही है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट्स स्क्रूज एंड नेल्स, यानी बॉक्स जो है नट बोल्ट स्क्रू और नेल्स यानी कील से भरा है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट्स स्क्रूज। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी किसी बॉक्स में कोई 3 से 4 आइटम रखे हों, नट्स हुआ, नट कॉमा बोल्ट कॉमा स्क्रूज, लास्ट दोनों जो होते हैं अगर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं तो वहाँ पे हम एंड लगा के फिर वो नेल्स लिखते हैं, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे नट बोल्ट को एक साथ लिखा गया, यहाँ पे कोई कॉमा यूज ही नहीं किया गया, यहाँ पे कॉमा की जहाँ कुछ और यूज कर लिया, नेल्स के बाद यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन ए, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स कॉमा बोल्ट्स कॉमा स्क्रूज एंड नेल्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए ये हमने लिखा है सिर्फ आपके समझने के लिए, आपको इतना ही मिलेगा, ठीक। ये हिंदी पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपके सीबीटी एग्जाम में, क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेसी मॉड्यूल से ही है, ठीक है। स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है, इसका आपको नाम बताना है। आप कह रहे हैं कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, मतलब जो औजार हैं उनको अच्छी स्थिति में रखें। डिक्लेरेटिव यानी कथात्मक वाक्य है।
इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, इम्परेटिव यानी अनिवार्य या इम्परेटिव सिंपल सेंटेंस है, एंड एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक है। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा तो कुछ मिला नहीं यहाँ पे, तो ये ना ही यहाँ कोई डिक्लेरेशन या ऑर्डर दिया गया आपको। तो ये कैसा है आपका, ये है इम्परेटिव, एक सिंपल सेंटेंस है, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, मतलब जो औजार हैं उनको अच्छी स्थिति में रखो। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए अभी ये इंट्रोगेटिव होता, ठीक है, तो इसमें क्या होता, एक क्वेश्चन मार्क आता। ठीक, जैसे इसमें पूछा जाता हाउ डू यू कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, मतलब तुम टूल्स को गुड कंडीशन में कैसे रखते हो, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता। सेम इसी में एक्सक्लेमेटरी, तो वाओ योर टूल्स आर इन गुड कंडीशन, तो वो क्या हो जाता, विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी, यहाँ मार्क आ जाता फिर आपका। इस तरह के सेंटेंस यहाँ बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 29, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ क्वेश्चन। इन वर्ड्स दिए हैं काइंड ऑफ, व्हाट इज दिस मशीन, इसको क्या बनाना है, एक क्वेश्चन वर्ड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आप क्वेश्चन वाला वर्ड ले आएंगे व्हाट, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, काइंड ऑफ आएगा, क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, यह मशीन कैसी है या कैसी मशीन है, ऐसा आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ये सेंटेंस बनेगा। बाकी सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे, काइंड ऑफ मशीन व्हाट इज दिस, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। व्हाट काइंड मशीन इज दिस ऑफ, ये भी बिल्कुल गलत है। मशीन इज व्हाट काइंड ऑफ, तो सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड आता है, देन इसके बाद आपका बाकी वर्ड्स को आप अरेंज करिए। अगला क्वेश्चन है द वर्ड व्हेन डिनोट्स स्पेस, जो कब है, आप किसी से पूछेंगे कब हुआ, ठीक है, तुम वहाँ कब गए थे, तो एक्चुअल में आप क्या पूछ रहे हैं, वहाँ पे समय पूछ रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन किस चीज़ को डिनोट करेगा, प्लेस यानी स्थान को, थिंग यानी चीज़ को, पर्सन यानी व्यक्ति को, या टाइम यानी समय को। तो जो व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, वो कब जो है टाइम यानी समय को डिनोट करता है। इसमें ध्यान दीजिए, ये पोर्शन आपको नहीं मिलेगा, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं, आप इन चीज़ों से फेमिलियर होइए। आप ITI कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेसी जो मॉड्यूल है इसीलिए रखा गया है कि आप इंग्लिश की जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है और सब चीज़ें उनको समझने की कोशिश करिए, उनको समझने के योग्य बन जाइए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 31, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एज सुपरवाइजर इन भेल वर्कड पीटर। अब यहाँ क्या है, पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, ये वर्ड बनेगा, आप देख के समझ सकते हैं। पीटर जो है भेल में एज ए सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर की तरह काम करता है या सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। तो देख लीजिए वो सेंटेंस कहाँ है, पीटर सबसे पहले आएगा, जो करता है वो सबसे पहले आएगा। पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, ठीक है, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, यानी पीटर भेल में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है या कार्यरत थे। अगला है क्वेश्चन, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने मॉड्यूल हैं ना, उसमें आपको जो सबसे टफ लगेगा, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रहती है, उन्हें सबसे टफ यही मॉड्यूल लगेगा इंग्लिश लिटरेसी। इसके बाद के सारे मॉड्यूल आपको बहुत आसान लगेंगे, बट सबसे पहला मॉड्यूल यही है, तो हमने शुरुआत ही कठिन से की है। इसके बाद जैसे IT लिटरेसी हुआ, कम्युनिकेशन स्किल हुआ, ये सब आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस माल पीसेस इनटू, सॉरी यहाँ स्मॉल आएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा सेंटेंस के बाद ये स्मॉल, हाँ, स्मॉल पीसेस इनटू कट द ओनियन। तो यहाँ क्या आएगा, कट द ओनियन इनटू स्मॉल पीसेस, ये सेंटेंस बनेगा आपका, कट द ओनियंस इनटू स्मॉल पीसेस, यानी जो प्याज है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, काटना है, काट लेना है। तो राइट आंसर क्या बन गया, कट द ओनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, एक सेंटेंस है, क्या है, प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस, मतलब इसे समाप्त करने में क्या करें, मेरी मदद करें। तो ये आप यहाँ अगर प्लीज़ किसी से कह रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसी से भी अगर आप कहीं प्लीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई अनुरोध कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, मेक अ रिक्वेस्ट, नन, गिविंग ओपिनियन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ ये हो जाएगा राइट आंसर आपका, मेक ए रिक्वेस्ट, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कृपया मेरी मदद करें इसको समाप्त करने में या ख़त्म करने में। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन स्पेस मीटिंग समवन न्यू आर ओल्डर इन एज।
जो फॉर्मल ग्रीटिंग यानी औपचारिक अभिवादन है उनका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी नए या बड़े उम्र के व्यक्ति से मिलते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। किसी मीटिंग हायर यानी उच्च बैठक में आप बैठे हों तब फॉर्मल ग्रीटिंग यूज करेंगे। ऑफिशियल कोई बिजनेस है आपका तब आप फॉर्मल ग्रीटिंग यूज करेंगे। किसी मीटिंग में हैं तब आप फॉर्मल ग्रीटिंग यूज करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी में अगर आप रहेंगे कहीं तो आप फॉर्मल ग्रीटिंग यूज करेंगे। फॉर्मल ग्रीटिंग से यहाँ मतलब है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारी, ठीक है। बाकी जैसे और ग्रीटिंग्स होती हैं, आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, हे, व्हाट्सअप, ये सब भी एक तरह की ग्रीटिंग है, लेकिन ये आपके दोस्तों में है। जहाँ भी आप फॉर्मल ग्रीटिंग, ऑफिस मीटिंग, अपने बॉस से, अपने टीचर से मिलेंगे तो वहाँ आप फॉर्मल ग्रीटिंग लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, ये चीज़ें यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 35, टू होम कैन से दिस सेंटेंस। टू होम मतलब आप किसे कह सकते हैं ये सेंटेंस, कौन सा, हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। मतलब आप ये वाक्य किससे कह सकते हैं, अरे हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया, किससे कह सकते हैं। क्या अपने सुपीरियर यानी वरिष्ठ अधिकारी से कहेंगे, किसी दोस्त से कहेंगे, स्ट्रेंजर किसी भी अनजानी को आप देखेंगे कहने लगेंगे उससे, या अपने ITI प्रिंसिपल को कहेंगे हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। ऐसा किसे कहेंगे आप, ऐसा हम सिर्फ दोस्तों को कह सकते हैं कि अरे हमें बहुत समय हो मतलब काफ़ी टाइम हो गया हम मिले नहीं, ऐसा हम किसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट स्पेस। जब मैं अपना परिचय देता हूँ तो यह क्या होता है आपका, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बारे में, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यानी खुद का परिचय किसी को दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो, हेल्प्स अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, मतलब हमें अपने बारे में जानने में मदद करेगा। तो आप किसी को परिचय अपना दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात आप अपने बारे में जानते हैं तब परिचय दे रहे हैं। हेल्प्स अदर टू नो अबाउट फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के बारे में जानने में मदद करेगा दूसरों की। हेल्प्स अदर्स टू नो अबाउट मी, यानी दूसरों को मेरे बारे में जानने में मदद करेगा। या हेल्प्स माई सेल्फ नो अबाउट अदर्स, खुद को दूसरों के बारे में जानने में मदद करेगा। तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को किसी से तो आप क्या करेंगे, अदर्स जो होंगे उनको अपने बारे में बताएंगे। यानी क्या राइट आंसर हुआ आपका, हेल्प्स अदर्स टू नो अबाउट मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट्स। निम्नलिखित में से किस भाव का प्रयोग अनुरोध बनाने के लिए किया जा सकता है। आई होप यानी मुझे लगता है, आई बिलीव यानी मेरा मानना है, प्लीज़ कृपया, मे बी। तो यहाँ किसी से भी आपको अगर रिक्वेस्ट करनी है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे, आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लीज़ से। जैसे आप किसी से पेन मांगते हैं तो आप ऑर्डर तो नहीं दे सकते अपनी पेन दे दो मुझे, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन, या कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, आप अपनी पेन दे सकते हैं। या प्लीज़ सिट डाउन, किसी को अगर आप कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैठ जाइए, कोई बड़ा आपके यहाँ आया है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट वर्ड प्लीज़ का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट इज यूज टू। कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट यानी क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी से आपको रास्ता पूछना है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस प्लेस, ठीक है, ऐसा पूछेंगे ना। कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस बुक, यानी आप क्या पूछ रहे हैं, उस बुक के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। या कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस मोबाइल, दिस स्मार्टफोन, दिस गैजेट, जो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसा आप कब करेंगे, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी पूछ रहे हो किसी से। आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी। एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हाउ वाज क्लास टुडे, मतलब आप कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज करिए मैं ही आपसे पूछता हूँ हाउ वाज क्लास टुडे, ये जो पार्ट 2 है, ये क्लास कैसी रही, हम आपसे पूछ रहे हैं। इसका आंसर सभी लोग अपने अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम देखते हैं कौन कौन किस तरह से इसका रिप्लाई करता है। इंग्लिश में ही आपको रिप्लाई करना है, जैसा भी आपको आता है उस तरह से करना है। हाउ वाज क्लास टुडे, आज की क्लास कैसी थी। इट वॉज फाइन, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, ओह आई सी, इज इट सो, थैंक यू। तो आप क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए क्लास कैसी थी तो आप किस तरह का जवाब देंगे, इट वाज फाइन मतलब ये अच्छी थी, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। तो आप लोग आज के क्लास के बारे में लिखिएगा 1 लाइन, देखते हैं कौन कौन किस तरह का रिप्लाई करता है आज, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। एक करेक्ट क्वेश्चन अभी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आप क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, ऐसा, इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन,
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर आपको ये मिल रहा है कि यहाँ, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या बताया जा रहा है कि ये रेलवे स्टेशन से कितना है 2 किलोमीटर, मतलब आपने किसी प्लेस के बारे में पूछा है। तो आइए क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। वेयर इज़ रेलवे स्टेशन, तो ऑब्वियस बात रेलवे स्टेशन को नहीं बताएगा कि 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से। हाउ फॉर इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप किसी से पूछते हैं कि हाउ फॉर इज़ द ITI, मतलब ITI जो है वो रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, तो वो आंसर करेगा इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मतलब ITI जो है वो 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से। व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग, ये तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन है। हाउ आर यू गोइंग टू द ITI, आप ITI कैसे जाते हैं, तो यहाँ भी ये राइट आंसर आपका नहीं बनता है। राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 41 है। व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, आपसे अगर कोई, आपने किसी का कोई छोटा सा काम कर दिया, उसने आपको थैंक यू बोला, तो आप जवाब क्या देंगे। कई बार होता है आप कहीं किसी का छोटा या बड़ा कोई काम करते हैं, वो आपको थैंक यू बोलता है एंड आपको पता ही नहीं होता हमें बोलना क्या है, आप ऐसे शांत रह जाते हैं, तो वो थोड़ा सा असभ्य फील होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या बोलना है, थैंक यू के बदले कई लोग थैंक यू ही बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। योर वेलकम मतलब आपका स्वागत है, बाय बाय यानी अलविदा, हाउ आर यू क्या हाल है, तो आप क्या बोलेंगे, योर वेलकम, मतलब ऐसी तकलीफ़ आप फिर दें या आपका स्वागत है, जो भी इस टाइप का आप बोल सकते हैं कि इसको करके हमें खुशी मिली है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, योर वेलकम। क्वेश्चन नंबर 42 है। व्हिच ऑफ दीज फ्रेजेज विल यू यूज़ टू गिव ओपिनियन, आप किसी को कोई ओपिनियन देने जा रहे हैं, राय देने जा रहे हैं, तो इनमें से किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। सपोज करिए मैं आपको एक राय देने जाऊं कि आप इससे पढ़ो या ये बुक अच्छी होती है, तो मैं राय डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ, हाँ ये बुक ले लो। मैं राय कैसे दूंगा अपनी, कहीं अगर देना है, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, इस टाइप का मैं बोलूँगा, आई थिंक दिस बुक इज़ गुड फॉर रेलवे प्रिपरेशन और ITI एग्जाम प्रिपरेशन, इस टाइप का आप कुछ बोलेंगे। तो कहीं भी आप कोई ओपिनियन देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये हो जाता है दूसरे के ऊपर सिर्फ थोपना। आपने राय अगर दी है, राय का मतलब है आप बोलिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, सामने वाले को अगर वो मानना होगा तो वो मानेगा, नहीं मानना होगा तो वो डिनाई कर देगा। तो यहाँ आप कैसे बोलेंगे, आई थिंक दिस बुक इज़ गुड, या आई थिंक दिस स्मार्टफोन इज़ गुड, आई थिंक दिस व्हीकल इज़ गुड, जो भी आपको बताना है, दिस प्लेस इज़ गुड, इस टाइप का आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। व्हिच ऑफ दीज इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल होता है जो रिटन कम्युनिकेशन या आप कोई कम्युनिकेशन बोल के करते हैं, एंड नॉन वर्बल होता है जो आप इशारों में करते हैं, उसमें कोई वर्ड शब्द या कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें गैर मौखिक संचार कौन सा है, टॉकिंग टू कलीग्स यानी जो सहकर्मियों से आप बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे का भाव, टॉकिंग ओवर फोन, फ़ोन पर बात करना, या टॉकिंग टू कलीग यानी 2 बार आ गया ये आई थिंक, तो कोई नहीं। यहाँ पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है फेशियल एक्सप्रेशन। सपोज करिए आप गुस्से में हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा आप गुस्से में हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन हो गया कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है। आप खुश हैं, हंस रहे हैं, तो उससे भी एक एक्सप्रेशन आ रहा है। इस तरीके का आप यहाँ एक्सप्रेशंस से जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। इवन विदाउट स्पीकिंग पीपुल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू योर, बिना बोले भी लोग आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आपके किससे, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर यानी इशारों से, या ऑल ऑफ द अबव। यानी बिना बोले इन तीनों चीज़ों से पीपल्स क्या कर सकते हैं, आपकी जो फीलिंग है उसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। व्हिच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। आप अपने बॉस को एक ईमेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा एक्सप्रेशन चूज करेंगे बॉस को एड्रेस करने के लिए या संबोधित करने के लिए। हे मनिकम, डियर मनिकम, या डियर सर, या नन। तो आप क्या लिखेंगे बॉस को, डियर सर। 46 है। आई जॉइन मेटल पार्ट्स टुगेदर आई एम अ, मैं क्या करता हूँ, जो धातु के टुकड़े हैं ना उनको आपस में जोड़ता हूँ, तो मैं क्या हूँ, फिटर हूँ, वेल्डर हूँ, प्लम्बर हूँ, या मशीनिस्ट हूँ। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, वेल्डर। जो मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं वेल्डिंग के द्वारा उन्हें हम कहते हैं वेल्डर। जो पाइप एंड फिटिंग्स का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लम्बर। जो फिटिंग वर्क्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं फिटर। एंड जो मशीनिस्ट, जो मशीन के वर्क्स करते हैं, थ्रेडिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ, ठीक है, नर्लिंग हुआ, टर्निंग हुआ, उनको हम कहते हैं मशीनिस्ट। अगला क्वेश्चन है। आई हेल्प इन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेस आई एम एन, मैं मकान बनाने और उसे बिल्डिंग्स बनाने में मदद करता हूँ, मैं हूँ, फिटर हूँ,
टर्नर हूँ, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हूँ या नर्स हूँ। तो बिल्डिंग डिजाइन करने एंड बनाने में कौन मदद करता है आपका? आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। वैसे भी यहाँ पे एन आया था, इसका मतलब कोई वॉवेल से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सही होगा। 48 है, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू। आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे? इट इज़ एट कुमारन नगर चेन्नई, ये तो हो गया कोई प्लेस पूछ रहा हो। आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आई गो बाई ट्रेन, नन। कोई पूछ रहा है आप क्या करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज टू। अभिव्यक्ति सम अप करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कोई सम अप करने के लिए, आप मान लीजिए कोई एक डिस्कशन चल रहा हो एंड आपको उस डिस्कशन को क्लोज करना हो, तो आप बोलते हैं चलिए अब सम अप करते हैं। या तो यहाँ सम अप करने के लिए जो होता है, कोई इन डिस्कशन जो होता है, टू सम अप, ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि अगर कोई हम डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। इन द डिस्कशन यानी एक चर्चा समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विद समवन। किसी के साथ सहमत होने के लिए आप कौन सी अभिव्यक्ति चुनेंगे? इन माई एक्सपीरियंस यानी मेरे अनुभव में, यू आर एब्सोल्युटली राइट यानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज़ कंसीडर्ड इस पर विचार किया गया है, या यस बट हाँ लेकिन। तो अगर आप किसी सहमत हैं आप क्या कहेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये होगी सहमति जताना। ये 50 क्वेश्चन थे। शुरुआत में शायद मैं बोलना भूल गया, बोनस क्वेश्चन आपके लिए हमने रखना स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट पार्ट से। पार्ट 1 में रखना मैं भूल गया था, तो ये बोनस क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आपके प्रीवियस पार्ट का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। जो फर्नीचर शब्द है इसका बहुवचन है फर्नीचर्स, फर्नीचरीज, फर्नीचर्स या फर्नीचर। राइट आंसर क्या है ABCD में से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।